संक्रमण से बचने का फिलहाल कोई वैक्सीन सामने नहीं है और एहतियात ही इसका इलाज है। अच्छी बात यह है कि लगातार कारगर उपायों से एक्टिव मामलों और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है जो वो उसमें अंतर कम हो रहा है। इस अंतर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, रिकवरी रेट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना और व्यापक टेस्टिंग को और बेहतर बनाने पर सरकार और राज्यों का जोर है। तो आज डॉक्टर स्पीक में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप जिस शहर में भी रह रहे हैं, अगर कोविड संक्रमण के संबंध में कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारी फोन लाइन आपके लिए खुल चुकी है और हमारे एक्सपर्ट भी तैयार हैं। हमें कॉल कीजिए और जानिए अपने सवालों के जवाब। Let's introduce the doctors, the guests who are joining us today in the program. Dr. Anurag Agarwal, Professor and Head, Pulmonary Medicine, Doon Government Medical College, Dehradun. Welcome, sir, to our program. Also, Dr. Ravi Kant, Director, All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, who's joining us. Welcome, sir, to our program. बिल्कुल डॉक्टर रवि कांत, सबसे पहला सवाल आपके लिए ही है। कोरोना संक्रमण जब शुरू हुआ तो माना जा रहा था कि बड़े शहरों में इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा है और छोटे शहरों में उतनी तादाद नहीं देखी गई, लेकिन जब टेस्टिंग, व्यापक टेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग शुरू हुई तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिला। आप एम्स ऋषिकेश में जुड़े हुए हैं और डायरेक्टर हैं वहाँ कर। हम ये जानना चाहते हैं कि जब ऋषिकेश में वहाँ पर केस आना शुरू हुए तो किस तरीके से उन्हें नियंत्रण में किया गया, क्योंकि पहले शुरू में कम केसेस थे लेकिन बाद में लगातार उनकी संख्या बढ़ती गई। देखिए, किसी भी जगह पर कोरोना वायरस तभी होता है जब किसी से संक्रमण हो जाए, when you are infected by someone else। अगर आप एक जगह पर अलग थलग बैठे हैं तो आपको संक्रमण नहीं होगा जी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको आवागमन है, कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, तो ऐसी हालात में इन्फेक्शन बढ़ता है, संक्रमण बढ़ता है और ये बड़ा नेचुरल है। उसके बाद में इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऋषिकेश में हैं या बॉम्बे में। उसको देखते हुए शुरू में वाकई में बहुत कम था, लेकिन ग्रेजुअली टेस्टिंग कैपेसिटी भी बहुत कम थी। हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट्री 12 चैनल वाला टेस्ट था, बट इस समय हम लोग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है। वी कैन टेक नाउ क्लोज टू 500+ टेस्ट पर डे एंड मे बी 1000 टेस्ट पर डे नाउ। इसको देखते हुए जब टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। सिम्प्टोमेटिक कम है, एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा मिल रहे हैं। हम लोगों ने इसमें डिसीजन लिया है उत्तराखंड सरकार के मातहत कि अगर आपको बहुत हालत है, आपको वेंटिलेटर जरूरत है, तब तो आप जो है लेवल 3 वाली जगह पे आइए। लेकिन अगर आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप घर में भी इलाज हो सकता है और कहीं लोकेशन में भी इलाज हो सकता है जी। इस तरह से डिस्पाइट अ बिग नंबर ऑफ माइग्रेंट्स व्हिच हैव कम फ्रॉम पंजाब, व्हिच हैव कम फ्रॉम दिल्ली, व्हिच हैव कम फ्रॉम गल्फ, व्हिच हैव कम फ्रॉम बॉम्बे एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, the corona incidence has definitely exploded, lekin we are fully competent to manage even much higher issues. Right. Dr. Anurag Agarwal, if we can connect with you, sir. How do you assess the management of COVID-19 pandemic so far? If we talk about Uttarakhand in particular and India in general, how have we been able to manage the pandemic so far? डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, can you hear us? Yes, sir. Sir, please repeat the question. Dr. Agarwal, we were saying if you could give us your assessment of how we have been able to manage the pandemic so far in Uttarakhand in particular and India in general, nationally. मेरा मानना तो यह है कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से अभी तक इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया हुआ है, उत्तराखंड में भी और पूरे भारत में भी। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है अभी तक काफी कंट्रोल ही मानूंगा मैं। हमारे उत्तराखंड में स्पेशली देहरादून मेडिकल कॉलेज में करीब 1600 केसेज हमारे पास आए थे, जिसमें से 800 पॉजिटिव रहे हैं। ज्यादातर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक और बहुत ही माइल्ड डिजीज वाले थे। बाकी जो भी पेशेंट 50 या 55 के आसपास सीवियर कैटेगरी के बोल सकता हूँ, उन सभी का भी इलाज हम लोग अच्छी तरह देने में सक्षम रहे हैं।
मॉर्टिलिटी रेट भी जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी कम ही रहा है। तो ये सभी शासन प्रशासन और डॉक्टर्स की डॉक्टर और मेडिकल जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी की एक अच्छी तालमेल की वजह से उत्तराखंड में तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी रही है। आगे भी उम्मीद करता हूँ कि शायद। और सर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उत्तराखंड में खासकर कितने कोविड हॉस्पिटल्स हैं, डेडिकेटेड केयर सेंटर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं पेंडेमिक से डील करने के लिए? सर पूरे उत्तराखंड में 4 बड़े हॉस्पिटल्स के अलावा करीब 25 के आसपास कोविड केयर सेंटर्स इन जिलों में हैं और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ही डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। तो ये सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक ग्रुप भी है जहां हम लोग डिफिकल्ट केसेस डिस्कस करते हैं। सारे डिफिकल्ट केसेस की एक लिस्ट हमारे पास आती है और हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो जो भी कुछ हेल्प हो सकती है दूर से रहकर उनके मैनेजमेंट में वो हम सब लोग करते हैं। तो अभी तक बहुत ही अच्छा तालमेल बना हुआ है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। जी डॉक्टर अग्रवाल, हमारे दर्शक भी हमसे लगातार सवाल पूछते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं। संगीता अरोरा हैं लाजपत नगर से, वो पूछना चाह रही हैं कि 12 दिन पहले वो पॉजिटिव हुई थी और 17 दिन बाद 17 दिन हो गए हैं, अब उन्हें क्वारंटीन हुए और इलाज चले, और क्या फिर से उनको टेस्ट करवाना चाहिए? घर के अन्य सदस्यों का टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, तो क्या उनको भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए? खासकर इस अवधि को लेकर वो थोड़ी सी असमंजस में है कि कितने दिन बाद वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और क्या वो ठीक हो जाएंगी तो दोबारा उनको टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए मैम, इसमें दोबारा टेस्टिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर वो उनके सिम्टम्स माइल्ड या बिना सिम्टम के हैं वो, तो दोबारा टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 11 दिन के लगभग में इन्फेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तभी सरकार ने ये अपनी पॉलिसी भी चेंज करी है कि 10 दिन तक हम लोग क्वारंटीन में रखते हैं अदर हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर में, उसके बाद घर भेज देते हैं। बहुत सारे स्टेट के अंदर तो होम आइसोलेशन की पॉलिसी को अपना लिया गया है, क्योंकि इस सब के पीछे एक ही लॉजिक है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो काफी कम इन्फेक्टिव होते हैं और 10-11 दिन बाद तो ये इन्फेक्टिविटी भी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो इसीलिए दोबारा टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 17 दिन पूरे हो चुके हैं तो उसके बाद वो अपना काम भी ज्वाइन कर सकते हैं और सबसे मिलना जुलना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और बाकी मास्क और सबका यूज करते हुए कर सकते हैं। Right. Just a gentle reminder to all our viewers, this is a live phone-in program. अपने स्क्रीन्स पे आप हमारे फ़ोन नंबर्स देख सकते हैं, उन पे अगर आप फ़ोन करेंगे या ऑनलाइन फेसबुक अथवा ट्विटर पे अगर आप हमसे कनेक्ट करेंगे, अपने सवाल पूछेंगे तो हम उन सवालों को उठा पाएंगे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर रविकांत, सर, इफ आई कैन कम टू यू, वन ऑनलाइन क्वेश्चन दैट हैज कम. We know that the race for vaccination is still on, for vaccination development is still on, and in the meanwhile different kinds of treatments are being experimented with. Plasma therapy is one such treatment, sir. We learnt in Haldwani also it's going to be taken up in Uttarakhand. Tell us about what is the experience so far in other states. How successful has plasma therapy been so far? Dr. Ravikant. देखिए, हम लोगों की जो मेडिकल एविडेंस का एक सिस्टम है जिसमें कहते हैं एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। आज की डेट में एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में प्लाज्मा बेस्ड थेरेपी का कोई बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं है कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। देयर आर एनकरेजिंग साइंस ऑन केस टू केस बेसिस, बट एज ऑन टुडे बाय WHO और बाय CDC Atlanta और बाय ICMR, it is not an established treatment therapy. This is still under a research protocol. जब रिसर्च प्रोटोकॉल का डाटा इकट्ठा होगा तभी हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में एक फाइनल जजमेंट। आज के दिन में मैं कहूँगा ये अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। जी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, उत्तराखंड जो है वो पर्यटन का गढ़ है। पूरी हमारे साथ SN पांडे, चंपावत से DM SN पांडे जुड़ गए हैं। आपसे हमारा सवाल है कि उत्तराखंड जो है वो पर्यटन का गढ़ है, बाहर से लोग आते हैं और लॉकडाउन जब खुला तो उसके बाद फिर आवाजाही शुरू हुई और जो इमिग्रेंट्स हैं, मजदूर हैं, वो भी उनकी आवाजाही भी शुरू हुई, वो भी पहुँचे। मेरा सवाल ये है कि जब इतना बड़ा भीड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ जा रहा है और संक्रमण का कारण भी बन रहा था, तब कैसे वहां पर इस चुनौती से निपटा गया और क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई?
धन्यवाद। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे सम्मिलित किया। जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि जब से माइग्रेंट्स को, चाहे वो हमारे जनपद के हों या अन्य प्रदेश के दूसरे जनपदों पे यहाँ पर फंसे लोग हों, उनके जब आवागमन के संबंध में सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया, तो आपको पता है कि देश कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर कि कोविड का हाई लोड जो है कोविड था, और वहां से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में यह निश्चित रूप से था कि उसमें काफी लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने बॉर्डर पर, जो हमारा जनपद का बॉर्डर चेक पोस्ट है, हमारे जनपद पर लगभग 4 बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, वहां पर हमारी 24/7 टीम्स थी, और वहां पर मेडिकल स्क्रीनिंग करके, और जितने भी बाहर से व्यक्ति आ रहे थे, खास करके हाई लोड कोविड एरिया से, उनको हमने बॉर्डर पर ही आइसोलेशन की फैसिलिटी रखी थी, और उनको वहीं पर आइसोलेट करके, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ICMR की गाइडलाइन थी उसके अनुसार आइसोलेट करना, और जिनमें सिम्टम्स आ रहे थे या एसिम्टोमेटिक्स भी थे, उनके सैंपल लेकर के हम लोग जो डिजिग्नेटेड हमारी लैब थी वहां भेजते थे, और अगर किसी का पॉजिटिव आता था तो उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होते थे उनको कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक करके और उनको चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके, उनको भी आइसोलेट किया जाता था। इसका परिणाम यह है कि जनपद चंपावत एक तरफ नेपाल से भी मिलता है, और आपको ये ज्ञात होगा कि नेपाल में 24 जनवरी को फर्स्ट केस काठमांडू में ट्रेस हुआ था। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन आया था कि 26 जनवरी से हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर, हमारा चूंकि इमिग्रेशन बॉर्डर है बनबसा, और वहां से नेपाल और इंडिया का टू एंड फ्रो होता है, तो 26 जनवरी से हमने स्क्रीनिंग वहां प्रारंभ कर दिया था। इंडिया और नेपाल से लगभग 5000 व्यक्ति इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया तरफ प्रतिदिन जो है मूवमेंट होता है, उन सब की वहां पर हम लोग मेडिकल स्क्रीनिंग करते थे। मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद जी, अगर कोई सिम्टोमेटिक होता था तो उसको फिर एंट्री और एग्जिट की अनुमति नहीं होती थी। इस प्रकार बॉर्डर के जितने भी हमारे सेंसिटिव पोस्ट थे उन सब पर ही आइसोलेशन के लिए ये सुविधा दी गई थी कि वहीं पर उनको आइसोलेट कर दिया जाए, क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी और भी जो एक्सपर्ट हैं उनका मत है कि इसमें 85% पेशेंट सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन कर दिया जाए उनको सही समय पर तो वो ठीक हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको 5% पेशेंट होते हैं जिनको कि वेंटिलेटर की, या 10% पेशेंट होते हैं जिनको कि ऑक्सीजन की आवश्यकता। Mr. Pandey, we'll talk about the challenges that you faced in managing COVID at such a large scale. We have a caller who is joining us now. Prithviraj is joining us from Kolkata. Prithviraj, welcome. हाँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर कोई एसिम्टोमेटिक पेशेंट हो जी कोरोना वायरस का, तो उसका क्या 14 दिन के बाद अंदर से वायरस चला जाता है या पर उसके बाद भी उसके अंदर वायरस रहता है? जी, डॉक्टर रविकांत, आप ये सवाल लेना चाहेंगे, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में कब तक वायरस रहता है? इसको समझने के लिए इसकी नॉर्मल बायोलॉजी के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हमने देखा है कि इसका जो टाइम है, इंडक्शन टाइम, जब शुरू से लेकर आखिर तक 28 दिन का है, लेकिन 11वें 12वें दिन के बाद में वायरस तो रहता है लेकिन उसकी इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वायरस चला जाता है। वायरस का टेस्ट अगर RT-PCR 18वें दिन भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसके कुछ कण तो पड़े हुए हैं लेकिन उसमें वो इन्फेक्टिव वाला जो एग्रेसिव एलिमेंट है वो नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग हमेशा डिस्चार्ज के बाद में उसको जरूर कहते हैं कि 10 से 14 दिन और तुम आइसोलेशन में रहो। उसका मतलब यही है कि अभी सावधानी वाली बात है और आपको अभी चिंता वाली बात है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर CP भसोरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। डॉक्टर भसोरा, आपसे जानना चाहेंगे, होम आइसोलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज चेंज हुई हैं और जोर दिया जा रहा है कि जो असिम्टोमेटिक हैं या जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं उन्हें घर पर रहकर ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि होम आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, खासकर अगर पॉजिटिव है, मरीज़ का टेस्ट हो चुका है, तो उसे किस तरीके के प्रिकॉशन, सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि घर के अन्य सदस्यों तक इन्फेक्शन ना फैले?
फैले। होम आइसोलेशन का ये है कि जिसको भी होम आइसोलेशन किया है उसको जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग करना है, और घर में पहले तो जो जिसको भी होम आइसोलेशन कर रहे हैं, जैसे सपोज हमारे यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं, शुरू में हम लोग ये होम आइसोलेशन के लिए कर रहे थे, पर वो लोग उतने रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कम्युनिटी में इन्फेक्शन होने के चांसेज हो रहे थे। तो अभी हम होम आइसोलेशन उन्हीं का के लिए एडवाइस करेंगे कि जिनके घर में कि सेपरेट अगर बाथरूम हो, सेपरेट रूम्स हो, और बहुत ज्यादा उसके कांटेक्ट में ना आए, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उनको अपना मेंटेन करना पड़ेगा, और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, यही है। और अगर होम आइसोलेशन में है तो उसका स्ट्रिक्टली जो है उसको फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर रविकांत, एक ऑनलाइन सवाल जो अलग अलग फॉर्म में हमारे पास आता रहता है वो ये है कि ये पर्सन कहते हैं कि हम मास्क पहनते हैं, पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं कि जो वायरस है कोविड का वो हवा में आ चुका है, एयरबॉर्न हो चुका है। तो क्या अर्थ है इसका एयरबॉर्न वायरस का होना, और कितना खतरा और कितना प्रिकॉशन लेने की जरूरत है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, एयरबॉर्न को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। अगर आप बड़े पार्क में हैं और आप अकेले हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप अपने घर में हैं और कोई हमारा ऐसा बंदा नहीं है जिसको बीमारी है, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्लोज एक सराउंडिंग में हैं, एक कमरे के अंदर हैं जहाँ 5-6 लोग हैं, वहां पर वो जो सांस ले रहे हैं या खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, उनकी ड्रॉपलेट आ रही है। इसका मतलब है ओपन एयर में हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात नहीं कह रहे हैं कि आप खुली हवा में सांस लेंगे आपको बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है क्लोज एनवायरनमेंट में, चाहे वो दुकान हो, चाहे मॉल हो, चाहे एक घर हो, चाहे पार्टी हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, यहाँ पे अगर आप एक दूसरे से रहेंगे वहां पर एक के दूसरे को लग सकती है, ये वाली बात समझने की। लेकिन वो भी अगर आप 3 से 6 मीटर की दूरी पर हैं या आप मास्क लगाए हुए हैं दोनों लोग, वो भी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। अगर हम मास्क लगाएंगे तो ये जो ड्रॉपलेट मुंह से निकल रही है या नाक से निकल रही है, ये निकल के वहीं रुक जाएगी जिसको बीमारी है, जाएगी नहीं। तो एयरबॉर्न फ्री एयर में नहीं है, ओपन एयर में नहीं है, क्लोज एनवायरनमेंट में एक इन्फेक्टेड मरीज से है, उसको भी हम बच सकते हैं अगर हम मास्क और डिस्टेंसिंग रखें, और साथ में उस रूम का या उस एरिया का वेंटिलेशन सिस्टम बहुत मजबूत रखें। जी, और हमारे दर्शक हमें लगातार फ़ोन कर रहे हैं, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणपति, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। Hello sir, actually what are the prophylactic measures taken at village level sir, because it is spreading to all the villages, and what are the village panchayats and other people can take prophylactic measure, what measures they have to take to not to spread the other members in the villages? Right, Dr. Basora, if you'd like to take that question. So far we know urban areas were seen as hotspots of the virus, but this question has come about at the village level. What precautions, what infrastructure has been planned? He's talking about Karnataka, but elsewhere also. In rural areas, what can be done? In rural areas, there should be a social distancing is very, very important. And you have to take precaution of self hygiene is very, very important. And continuously to wash the hands, to use the sanitizer, and social distancing is very, very important in rural areas. And sir, if we talk about the medical infrastructure, we know in a very short period of time, in these 3-4 months, COVID dedicated medical infrastructure has got a boost. But again, in the context of rural areas where earlier medical facilities were not as good as now, what kind of attention has been paid so that tier 2 towns, rural areas also get expert COVID support? In Uttarakhand, in most of the district, we are having a COVID care center, and a doctor is posted there, and doctor is looking after all the patient, those who are admitted in the COVID care centers.
जी, हमारे साथ चंपावत के डीएम SN पांडे जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत बेहतरीन काम वहां पर हुआ है। खासकर मजदूरों को अगर कोरोना वायरस से के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, वे लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए जूझ रहे थे और उन्हें जाना पड़ा घर और आवाजाही उनकी हुई, उसके बाद उन लोगों को एजुकेट करना, इस संक्रमण के बारे में पूरी तरह से जागरूक करना, ये एक चुनौती थी, लेकिन आप लोगों ने कर दिखाया। इसमें जब लॉकडाउन 24 मार्च को प्रारंभ हुआ और उस समय काफी हमारे जनपद में विभिन्न जनपदों से और नेपाल से भी जो इंडियन मजदूर थे वो अपने घरों को जाने के लिए आ रहे थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था और उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, तो हमारे जनपद में जितने भी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल से जो भी इंडियंस थे वो आए थे, तो उनको हम लोगों ने यहाँ रिलीफ सेंटर बनाया था जी। और रिलीफ सेंटर्स में उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की, बिस्तर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनको उस समय ये निश्चित नहीं था कि कब लॉकडाउन अनलॉक होगा, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये थी कि इनको किस प्रकार से इन्वॉल्व किया जाए जिससे कि यहाँ लंबे समय तक अगर लॉकडाउन चलता है तो रह सके, क्योंकि बार बार उनके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि हमको हमारे घर भेजा जाए। और इस चीज से हम लोग हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन कभी कभी खड़ी होती थी, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि इनको ऐसी चीजें इनके साथ जोड़ी जाएं जिससे कि इनको अच्छा लगे और इनको लगे कि नहीं, ये हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। क्योंकि हम अपने जनपद में पैरेलल एक प्रोग्राम कर रहे थे कि जब 2010 में साक्षरता अभियान भारत सरकार ने शुरू किया था, तो 2010 से 2017 तक एक कार्यक्रम चला था। उसमें हमारे जनपद में 4 ब्लॉक हैं, तो 2 ब्लॉक हमारा जो है फुली जो है साक्षर हो चुका है। 2 ब्लॉक में 1742 लोग जो हैं जो साक्षर अभी तक नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए हमने साक्षरता कार्यक्रम ईच वन टीच वन का हमने प्रारंभ किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने ये सर्वे करवाया कि जो हमारे मजदूर भाई आए हैं उनमें ऐसे कितने लोग हैं जो कि निरक्षर हैं। तो जब इसमें हमारा सर्वे हुआ, हमारे पास करीब 500 से ऊपर लोग थे, जिसमें नेपाली इंडियन दोनों थे। तो 107 लोग ऐसे थे जिसमें 66 नेपालीज थे और 41 इंडियन थे जो कि साक्षर नहीं थे। तो फिर हमारी जो शिक्षा विभाग की टीम थी और जो टीचर्स थे, उसमें कुछ लोग नेपाली भाषा भी जानते हैं, जो कि हमारा बॉर्डर नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो जो नेपाली लैंग्वेज जानते थे और नेपाली हिंदी में आपने देखा होगा कि काफी सिमिलरिटी है, तो उनको हमने साक्षर बनाने का क्लास शुरू किया। और उसके साथ साथ हमारा योगा का कार्यक्रम, नशा मुक्ति का कार्यक्रम और काउंसलिंग का कार्यक्रम चल रहा था। तो ये जब साक्षरता का कार्यक्रम शुरू हुआ तो उनको एक बहुत प्राइड फीलिंग हुई कि हमें, क्योंकि वो काफी उसमें मजदूर लोग थे, तो जब भी उनको पेमेंट होता है या कहीं मास्टर रोल पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं तो उनका थंब इम्प्रेशन देते थे वो। तो उनको एक मतलब इंफीरियरिटी फीलिंग का एक भाव होता है कि हमें पढ़ना। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भास्कर गुरुग्राम से, हरियाणा। भास्कर, वेलकम। लोगों ने स्वागत किया। और क्वेश्चन है, जैसे अभी वायरस चल रहा है, अगर ये वायरस सर्दी तक रहता है तो सर्दी में SN पांडे जी हमारे साथ निमोनिया की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है लोगों में। भास्कर जी, एक बार आपको सवाल दोबारा पूछना पड़ेगा, एक बार दोबारा रिपीट करिएगा। सर, जैसे वायरस अभी हमारे सर्दी तक रह जाता है, सर्दी आने तक, तो सर्दी में क्या रहेगा, अपना निमोनिया और कफ की प्रॉब्लम लोगों में ज्यादा फैल जाती है और एकदम आदमी कफ और निमोनिया से रिकवर भी नहीं होता गर्मी की अपेक्षा। तो उस समय लोगों में मतलब ज्यादा डेथ की संभावना ज्यादा भयानक होगा क्या? जी, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, अगर आप ये सवाल सुन पाए, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वायरस अगर सर्दी तक ये पेंडेमिक चलता है तो अलग जो बीमारियां होती हैं, निमोनिया वगैरह, जो वनरेबल लोग ज्यादा होते हैं, तो किस तरीके का माहौल हो सकता है? सर देखिए, पेंडेमिक काफी लंबा चलने की संभावना है, जाड़े तक तो चलने वाला ही है जिस तरह से लग रहा है। तो ऐसे में जो बाकी बीमारियां हैं, जैसे अभी स्वाइन फ्लू और डेंगू, मलेरिया और बाकी सभी निमोनिया, इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये सब भी साथ साथ चलती रही हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली हम लोग का समाज को भी काफी खतरा है और इन सबसे बचने की जरूरत है। तो जो हमारे सभी नियम हैं, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, ये सब तो हमें फॉलो करना ही है।
और बाकी सभी प्रिकॉशन लाइक मच्छर वगैरह ना पनपने दें। ये सभी समाज और शासन के एक साथ से चलने से ही संभव होगा, क्योंकि बीमारियां पुरानी कहीं नहीं गई हैं, वो सभी हमारे पास अभी भी। जैसे टीबी मैं देख रहा था, ट्यूबरकुलोसिस से भी बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। और इस पेंडेमिक का एक नुकसान ये भी रहा है कि बहुत सारी बीमारियां छुपी रही हैं, लाइक टीबी का डायग्नोसिस नहीं बन पाया। जी जी, डॉक्टर रविकांत आपके पास चलेंगे। कोरोना को लेकर लगातार अध्ययन जारी है, लगातार रिसर्च चल रही है। कुछ स्टडीज कह रही हैं कि जो लोग बहुत जोखिम वाले ग्रुप्स में हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर अगर वजन की बात करें या डायबिटीज़ की बात करें। ओवरवेट लोगों को क्या इससे ज़्यादा खतरा होता है? क्या उन्हें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल मैम, ये देखिए ये बीमारी है। का डाटा देखेंगे तो 10% पॉपुलेशन को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अफेक्ट होगी इन लॉन्ग टर्म। कम से कम नेक्स्ट दिसंबर तक तो कोरोना रहेगा ही। सेकेंड स्टेप ये कि आउट ऑफ 10% पॉपुलेशन विच इज इन्फेक्टेड, 95% विल बी ऑल राइट। 90% बिल्कुल ठीक रहेंगे, 5% को की जरूरत पड़ेगी। जो 5% बचते हैं उनको काफी क्रिटिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी और उसमें 3% करीब मॉर्टेलिटी हो सकती है, करीब डाटा कहता है। इन 3% हम देखते हैं कि किनकी डेथ हो रही है, कौन ये अफेक्ट हो रहे हैं। जो पहले से ऑलरेडी बीमार हैं, जो ऑलरेडी पहले से बीमार हैं या पहले से उनकी इम्यूनिटी कम है या कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता पहले से ही बीमारी से लड़ने की कम है, उनमें ये ज्यादा असर आ रहा है। जो पहले से ठीक है वो उसको लड़कर, कोरोना को लड़कर वो जीत जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे कैंसर है, चाहे पल्मोनरी क्रॉनिक कंडीशंस हैं, कोई भी बीमारी है उसको हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से एक लाइन जरूर कहना चाहेंगे। एट दिस टाइम वी विल बी रेडी बाय 350 वेंटिलेटर्स, विल बी रेडी बाय ऑलमोस्ट 500 बेड्स, सो विल बी अ वेरी लार्ज कैपेसिटी रेडीनेस जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं कि हम किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। जी, हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, हरियाणा से विजय जुड़ गए हैं। विजय, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, जैसे कि आम सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को खांसी हो जाती है मैम, जुकाम हो जाता है, चीखें आ जाती हैं, तो ये भी मिलते जुलते लक्षण है इसके। तो एक आम इंसान को कैसे डिफर करेगा, ये कैसे पता चलेगा कि वो नॉर्मल लक्षण है या वो कोविड के लक्षण है? तो ये जानना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें कि जिसको थोड़ा सा भी ऐसा हो तो उसको टेस्ट ही करवाना चाहिए सीधे, या पहले कोई आम मेडिकल डॉक्टर से लेके फिर देखना चाहिए? जी हाँ, डॉक्टर सीपी भेसोरा, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। इसके लिए अगर किसी को कफ हो रहा है, सोर थ्रोट है और फीवर है तो उसको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल में आना चाहिए। और आजकल सभी जगह ये फैसिलिटी होगी, एक क्विक जो है टेस्टिंग हो जा रही है, एंटीजन से टेस्टिंग हो जा रही है। अगर वो पॉजिटिव है तो अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसको जो है इमीडिएटली जो है हम हॉस्पिटल में एडमिट कर दे रहे हैं। अगर सिम्टोमेटिक है और अगर नेगेटिव आता है तो भी उसका जो है फिर RT-PCR से जो है उसका दोबारा टेस्ट लिया जाता है। अगर कोई पेशेंट एसिम्टोमेटिक है और एंटीजन हम टेस्ट कर रहे हैं और नेगेटिव है तो उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो अगर कभी भी अगर किसी को सोर थ्रोट हो रहा है या कफ है या हाई ग्रेड फीवर है या इस तरह की कोई अगर इस तरह का है तो इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल में आना चाहिए। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में हम लोगों का जो हॉस्पिटल है में भी जो है अभी सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है एंटीजन वाली फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। ट्रूनेट से भी टेस्टिंग हो रही है तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जा रहे हैं उसके। तो इसलिए जो है इस तरह की अगर इसमें जो है लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल में आना चाहिए और अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। जी, SN पांडे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंपावत उत्तराखंड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, एक सवाल आया था पहले कि ग्रामीण इलाकों में किस तरीके की तैयारी हुई है कोविड से निपटने के लिए, कितना एक्सेस जो है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, हमको मालूम है दिक्कतें होती हैं अस्पताल में कई बार पहुंचने में। ग्रामीण एरियाज में किस तरीके की तैयारी है हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर्स की? पांडे जी, आप बताएं।
क्योंकि हमारा जो जिला है या पूरे देश में ग्रामीण आबादी काफी है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी माइग्रेंट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में फैसिलिटीज भी ठीक होती है और लोग जो है जो कोविड से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क है या पर्सनल हाइजीन है उसको फॉलो भी कर लेते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती थी, तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हमारे जनपद में ही लगभग 24,000 लोग माइग्रेंट आए हैं देश के विभिन्न कोनों से। उनके लिए हमने फर्स्ट ये रखा कि जब भी वो आएंगे तो उनको 14 दिन हम लोग आइसोलेशन में रखते हैं, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो या विलेज क्वारंटाइन में जो हमारे विद्यालय हैं, पंचायत घर हैं या अन्य कम्युनिटी बिल्डिंग्स है, वहां पर हमने उनके क्वारंटाइन की फैसिलिटी की थी और उनके सब प्रकार की व्यवस्थाएं की थी। उनका मेडिकल वहां चेकअप होता था। यदि किसी को ILI के सिम्टम्स आते थे तो उनको हम लोग उनका टेस्ट करा करके और उनको फिर हॉस्पिटल में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर डिक्लेयर किया गया है DCSC, वहां पर या CCC में हम लोग रखते थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हमारे जनपद में मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह का अभी कोविड का जो है प्रसार नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने उनको शुरू में 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, कम्युनिटी क्वारंटाइन किया और उसके बाद नेक्स्ट 14 दिन होम क्वारंटाइन किया। और होम क्वारंटाइन को भी बहुत विजिलेंटली और बहुत जो है स्ट्रिक्टली हम लोगों ने फॉलो किया। जैसा कि अभी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी बता रहे थे कि 28 डेज तक अगर आप इसको भली बात प्रिकॉशन ले लेंगे तो इससे आप इसके ट्रांसमिशन का जो चेन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अनिल, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। मेरा सवाल है, किसी इंसान का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जब आता है पॉजिटिव करके, तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में ऐसा क्या आता है, रिपोर्ट में ऐसा क्या आता है, ये उसका मानक क्या है कोरोना पॉजिटिव का? जी डॉक्टर रविकांत जानना चाह रहे हैं कि कैसे कंफर्म होता है कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। देखिए, कोरोना पॉजिटिव टेस्ट में जो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड है वो RT-PCR है, यानी कि DNA में से पहले RNA निकाला, RNA को और बढ़ाकर पिक्चर देखी और उसके 4 रिसेप्टर हैं। 4 रिसेप्टर में से कम 3 रिसेप्टर पॉजिटिव होंगे तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। और वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है। इसके लिए ये एक टेस्ट है RT-PCR। दूसरी टेक्निक है कि शरीर में अगर आपके कोरोना चला गया है तो आपका शरीर उससे लड़ेगा, उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, तो हम एंटीबॉडी को चेक कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट है एंटीजन, कि जो कोरोना का अगर कण कहीं पड़ा हुआ है उसको हम शरीर में ब्लड सैंपल से पिक कर सकते हैं, उसको एंटीजन टेस्ट करते हैं। तो तीनों टेस्ट में जो गोल्ड स्टैंडर्ड जिससे बीमारी का पता लगता है वो तो RT-PCR टेस्ट है, लेकिन जिससे प्रिवलेंस मालूम पड़ता है कि पूरे आबादी में कितने लोगों को हो रहा है, ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, RT-PCR डायग्नोस्टिक टेस्ट। जी Dr. Besora, if we can connect with you, sir. One question that has come online is we get vegetables from outside. Many of us cook it in microwave ovens. So cooking things in microwave oven, does that guarantee safety of the food? Does the virus die when food is cooked in microwave? That's the question. अगर कुक कर रहे हैं तो वायरस मर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And so usually in cooking, what kind of procedures can be taken up when vegetables are being used, fruits are being used to make sure that they are clean? The cleaning procedure, is there any alternative, simpler cleaning procedure? वेजिटेबल को तो सिंपली जो है उसको क्लीन करना है और अच्छे से कुक करना है। अगर सपोज अगर प्रेशर कुकर में अगर ये किया है तो वायरस उसमें किल हो जाएगा जी। अगर टेम्परेचर में जो है वायरस फिर नहीं रहेगा, अगर अच्छी तरह से कुक कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ मंजू जुड़ गई हैं। मंजू, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, आपको जी अपना सवाल पूछे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है कि मेरे बेटे की एज 35 इयर्स है और उसे कोरोना का ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, जैसे खांसी, बुखार या गले में, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 92-93 रहता है।
तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या वो हॉस्पिटल कंसल्ट करना होगा या कुछ और इसका तरीका है? जी डॉक्टर रविकांत, बड़ा ये सामान्य और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। लोग अपनी खासकर जो श्वास में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने एक बार सर्वे किया था, खाली दिल्ली का ब्रोंकियल एज्मा का इंसिडेंस करीब 30% का एक रफ डाटा था। इट नॉट ए कंफर्म, बट जो सैंपल सर्वे में 30% डाटा था। इसका मतलब बड़ी लार्ज पॉपुलेशन ब्रोंकियल एज्मा या रिलेटेड बीमारियों से नॉर्मली ग्रसित है। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये देखते हैं कि जहां पर एयर क्वालिटी पुअर है, वहां पर भी एक अलग तरह की प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोरोना को छोड़ दीजिए, बाकी कई सारी प्रॉब्लम है जिनसे परफ्यूजन कम होता है। तीसरा, अगर हार्ट की कोई कंडीशन है, उसमें आप परेशान है, उसमें भी परफ्यूजन कम आता है। 90, 92, 93 तक हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसके नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट के मारे हो सकता है, ये लंग के मारे हो सकता है, किसी और बीमारी के मारे हो सकता है। कोरोना ही अकेला संभव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे हवा बहुत दूषित है, तो ये आपके लिए नॉर्मल भी हो सकता है। जी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, आप पल्मोनरी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि एक तो जो लंग डिजीजेस प्री एग्जिस्टिंग जिनकी कंडीशंस हैं, आस्मा जैसी कंडीशंस हैं, वो कितना वनरेबल हैं, और जो ऑक्सीजन रिलेटेड क्वेरीज हैं, एक ऑक्सीमीटर जो डिवाइस आता है छोटा, जो फिंगर पे लगता है, ऑक्सीजन की मात्रा को शायद मापता है, वो कितना जरूरी है लोगों को लेना आज के समय में जब किसी को भी कोविड हो सकता है? देखिए सर, जो जिनको पुरानी लंग की बीमारियां हैं, लाइक ब्रोंकियल एज्मा, सीओपीडी या फिर आईएलडीज, इन सब में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। इन सब मरीजों के अंदर कोरोना की इंटेंसिटी और सीवियरिटी ज्यादा होने का पूरा चांस है, क्योंकि लंग पहले से ही डैमेज है, और कोरोना की भी जो मेजर पैथोलॉजी है वो लंग के अंदर थक्का जमाने या एक माइक्रो थ्रोम्बोसिस वाली बात होगी। तो ऐसे में ऑक्सीजन का कम होना बहुत ही लाजमी है। लेकिन अकेला ये टेस्ट कोरोना को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन और भी बीमारियों के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। दूसरी बात सर, आपने एक बार प्लीज रिपीट करिए, एक क्वेश्चन आपने सर और पूछा था। जी, ऑक्सीमीटर के बारे में मैंने पूछा था सर, कि वो डिवाइस क्या सबको लेना चाहिए ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए? वो क्या बताता है वो डिवाइस जो फिंगर पे लगता है? ऑक्सीमीटर के बारे में मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर मरीज, लगभग 90% मरीज हमारे एसिम्प्टोमेटिक या फिर माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है। तो ऐसे केस में अगर उनके बिगड़ने के चांस कम है, जैसे वो यंग एज के हैं, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है लाइक डायबिटीज या मोटापा या शुगर की बीमारी या किडनी की बीमारी, तो उन सब में कोरोना के बिगड़ने का चांस भी बहुत ही कम है। तो सिर्फ 10% ऐसे लोग बचते हैं कोरोना ग्रसित, जिनको शायद पल्स ऑक्सीमीटर से थोड़ी हेल्प मिल सकती है। लेकिन अभी हम अपने स्टेट में तो हम हॉस्पिटल में ही चूंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को रख रहे हैं, और हम लोग ये पल्स ऑक्सीमीट्री दिन में 2 से 3 बार करते हैं, और कोई भी बिना सिम्टम के पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 डाउन जाना ये बहुत ही रेयर चीज है जी। क्योंकि अगर SpO2 डाउन जा रही है, इसका मतलब मरीज की सांस फूलना जरूर शुरू हो जाएगा, और थोड़ा बहुत खांसी या चेस्ट टाइटनेस भी जरूर शुरू हो जाएगी। तो ये एब्सोल्युटली इसके पीछे रहना शायद। सर, ये सिम्टम्स एक बार दोबारा बताइएगा, जिनके पास ऑक्सीमीटर नहीं है और अगर ऑक्सीजन की मात्रा खून में कम हो रही है, तो क्या सिम्टम्स आएंगे जिनसे लोगों को पता चले कि शायद ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है? ये पार्ट दोबारा बताइए। बिल्कुल सर, इसमें देखिए सूखी खांसी और चेस्ट का भारीपन या चेस्ट टाइटनेस, तीसरा सांस का फूलना, आवाज, अगर मैं एक सेंटेंस बोल सकता हूँ पूरा, हो सकता है वो मरीज जिसकी सांस फूल रही हो वो पूरा सेंटेंस ही ना बोल पाए, वो सिर्फ शब्दों में बात करे, हाँ या ना। दूसरा, होठों का उंगलियों का नीलापन पड़ना, जिसे साइनोसिस बोलते हैं। तो ये सब चीजें हो सकती हैं अगर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है किसी के पास। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, सतीश। सतीश, स्वागत है आपका। हाँ सर, अभी मैं प्रोग्राम रोज देखता हूँ ये। जी जी, धन्यवाद। ये डॉक्टर रविकांत जी आए हुए हैं जी। कैसे अभी इन्होंने बताया था कि एयर में जो है ना थोड़ा सा वो आ गया है, तो रात को जब सोते हैं हम, एक बेड पे 3 जने सोते हैं जी।
तो उसके लिए क्या मैं प्रिकॉशंस लूँ? डॉक्टर रविकांत, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल पूछा है जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या छोटे कमरे हैं, एक ही कमरे के भीतर रह रहे हैं, एसी चल रहा है या फिर साथ साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जो शोध है कि एयरबॉर्न हो सकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, अगर आपके परिवार में किसी और को बीमारी नहीं है तो कोई कारण ही नहीं है कि आपको हो जाए। वायरस अपने आप आपके पास नहीं आएगा, आप बुलावा देंगे तभी आएगा। तो अगर आप ऐसे परिवार में सो रहे हैं जिसमें किसी को बीमारी नहीं है तो आपको 100% बीमारी नहीं होगी जी। लेकिन अगर आप में से कोई बार बार बाजार में या काम से बाहर ट्रेवल कर रहा है, वापस आ रहा है, इसका मतलब वो वहां से बीमारी ला सकता है। ऐसे में उसको कहीं और सोना चाहिए, दूसरे कमरे में सोना चाहिए। जी एसएन पांडे साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंपावत से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, आपसे एक सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि अब अनलॉक की स्थिति आ गई है। लॉकडाउन में आपने बताया किस तरीके से आपने चैलेंज को संभाला, लेकिन अनलॉक में भी एक अलग किस्म की चैलेंज को सामने रखता है। लोग बाहर जाते हैं, अपना काम करते हैं, तो ऐसे समय में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं कि कोविड का जो आउटब्रेक है उसको कंट्रोल में रखा जाए? हाँ, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब तक कोविड कोरोना वायरस को खुद इनवाइट तब तक वो आपके पास नहीं आएगा, कि बाहर जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं, और ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर कि कोविड का प्रसार काफी है। तो उसमें हमारा जो बॉर्डर से लगे हुए सीमा से हमारे जनपद, अन्य जनपद है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहां से जो भी मूवमेंट होता है वहां पर हम बहुत स्ट्रिक्टली जो है मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं। और मेडिकल स्क्रीनिंग में अगर किसी को भी जो टेम्परेचर होता है कि 100.6 से ज्यादा अगर किसी का टेम्परेचर शो हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम लोग आइसोलेट कर देते हैं, तुरंत इमीडिएट आइसोलेट करते हैं, फिर उसका सैंपल लेकर के RT-PCR एंटीजन टेस्टिंग या ट्रूनाट से कराते हैं, और जैसा भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा भी जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, खास करके ट्रेवल हिस्ट्री वालों को किसी भी दशा में हम उनको पहले होम क्वारंटाइन के लिए नहीं करते हैं। पहले उनको 10 डेज या 7 डेज हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही करते हैं, उसके बाद ही उनको होम क्वारंटाइन या उनको जो जाना होता है देखते हैं। इस प्रकार से जो सबसे बड़ा हम लोग का इसमें एक्सपीरियंस है कि अगर आइसोलेशन रूल्स को इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और जो भी ट्रेवलर्स बाहर से आ रहे हैं उनको अगर स्प्रेड नहीं होगा, और खास करके दो और चीजें जो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक्सपर्ट लोग, कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वियरिंग पर, जैसा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें फाइन भी कर दिया है कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन करके कम्युनिटी में या पब्लिक प्लेसेस पर नहीं करता है पालन, तो उसके लिए पेनल्टी, तो उसको भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि लोग जो मास्क पहनकर नहीं आते हैं उनको जुर्माना 100 है, फिर सेकंड टाइम 200 है। इसी तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते उनका। और दूसरा एक हम लोग ये भी करते हैं कि जैसे जहाँ क्लोज कॉन्टेक्ट, जैसे कि बार्बर की शॉप है या ब्यूटी पार्लर्स है, वहां पर हमने इंश्योर किया है कि वहां पर वो रजिस्टर मेंटेन करें, कि जो लोग आ रहे हैं जिनको वो सर्विस दे रहे हैं उनमें एंट्री करें कि अगर बाय द वे अगर कोई वहां से पॉजिटिव निकलता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हम आसानी से करके उनको आइसोलेट कर सकते। जी डॉक्टर रविकांत, बड़ा एक अहम सवाल है, अनलॉक हुआ है, लॉकडाउन खुला है, लोगों का आवागमन बढ़ा है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो पर्यटक भी आते जाते हैं। होटल्स की अगर बात करें, गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन बावजूद उसके जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिरिक्त सावधानी रखने की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर होटल्स की बात करें, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को जो जाना चाहते हैं घूमने के लिए? देखिए, पहली बात तो उत्तराखंड सरकार बहुत जागरूक है, सचेत है और काफी मेहनत कर रही है। दूसरी बात, उत्तराखंड सरकार इस बात पे भी चिंताजनक है कि कोई बाहर से बीमारी ना लाए। अगर ये देखने की बात है कि अगर आपको बीमारी नहीं है तो एज अ पर्यटक आप बहुत ही वेलकम है, आपका स्वागत होगा, आप पूरा उत्तराखंड एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपको बीमारी है तो इस समय पर आपको वहां आने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दूसरा जो पॉइंट है कि आपको बीमारी है या नहीं है, ये वाला सवाल ये है कि अगर आपको कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम हो रहे हैं तो ये सही टाइम नहीं है। अगर आपको बुखार है, कोई बात है, ये सही टाइम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको पर्यटन में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से
पूरी सहायता, एनकरेजमेंट, होटल, सारी सुविधा मिलेगी। Right, Dr. Basora, if we can connect with you, in absence of a vaccine, different kinds of treatments and tests are being conducted. A serological survey is something that we learnt about recently, particularly to identify perhaps asymptomatic patients. If you could simplify that for us, what does it really do, and what is the way to trace asymptomatic people who don't show any symptoms of COVID but they are positive of the virus? हाँ, इसके लिए जैसे कि हम अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं जी। हमारा जो उत्तराखंड में जो कुमाऊं का जो एक टर्शरी केयर सेंटर है, ये हमारा मेडिकल कॉलेज है। हम लोगों के 350 बेड हम लोगों ने अपना हॉस्पिटल में किया हुआ है। अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पे एंटीजन टेस्ट किया हुआ है। सपोज अगर हमारी स्क्रीनिंग में लगभग जो है हम लोगों ने 5000 से ज्यादा जो पेशेंट हमारे पास आए हैं अभी ओपीडी में, उनका जो है हम स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहे हैं, अभी एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। सपोज अगर एंटीजन टेस्ट में कोई अगर एंटीजन करते हैं तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट आ जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम एडमिट कर देते हैं। सपोज अगर उसमें अगर एसिम्प्टोमेटिक है और नेगेटिव अगर आ जाता है तो उसको हम फिर नेगेटिव मान लेते हैं। अगर कोई सिम्प्टोमेटिक है एंटीजन में अगर नेगेटिव आता है तो फिर हम उसको PCR के लिए भेजते हैं, और साथ में हम ट्रूनेट भी यहाँ पे जांच कर रहे हैं। और उसके साथ में जो हमारी VRDL लैब है, ये पूरे उत्तराखंड की जो है सबसे पहली लैब जो है यहाँ पे हुआ है। लगभग जो है 32,000 जो है हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट कर दिए हैं आज तक, आज की डेट में। और अभी रिसेंटली अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी भी किया, और हमें जो है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। 2 पेशेंट हमारे जो है सक्सेसफुली हम लोगों ने ये अभी किया है, परसों किया था। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे वो पेशेंट, अभी थोड़ा उनका जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी, हमारे साथ गुरुग्राम से एक कॉलर जुड़ गए हैं, सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। Thank you, ma'am. And first of all, good afternoon to you. See, doctor, I have a question here. My mother, she is above 70 years and she is old. So during this ongoing pandemic, which is corona going on, is this safe to visit a doctor's clinic? Because doctor would be operating my mother personally. So what precaution she has to take while visiting doctor's clinic? So please help me with this. Dr. Ravikant, if you want to take that question, senior citizen mother, what precautions? Is fantastic. I can say, first thing is 70 years is not old. That is the first thing I will start. Second thing is, question depends on what is the disease. Is the disease so urgent that we should see today? Then if there is urgency, we have to see anyway, come what may. But if it is not urgency, then we have to schedule. Is it a teleconsultation possible? Then we should do that. And third possibility will be, we can check up with a reasonably personal note with a personal physician, how safe is his clinic or that area. My understanding is 99% of clinics are safe as long as they are not crowded and they are well ventilated. And sir, are such patients being tested for COVID? Anyone who goes for surgery at this point in time, not related to COVID? Let me say, I am scheduling every day 9 to 10 OTs in elective surgery, 2 to 3 OTs in emergency surgery every day. So we are carrying on with elective and emergency surgery both, because we are a huge hospital and we have got an immense load of a very wide population of entire a big area of Uttarakhand and a big area of Western UP. Right. So Saurabh, best wishes to your mother. So it is safe. Take all precautions while you get your mother treated. Best wishes to her. Dr. Basora, if we can connect with you now, sir. One of the data that came out, it also talks about how COVID is managed in a better way in India, is that around 1% or less than 1% of COVID positive patients are critical in the sense that they need ventilator support. How do we interpret this data? Does that mean that the pressure on hospitals, especially of critical patients, is less in the country, in Uttarakhand, for instance? If you could tell us about that, sir. If I talk about our hospital, till date we have more than 600 positive cases, out of which less than 5% cases are critical.
Okay. And we have treated more than 90% of the patients are treated and discharged, and our death rate is also very less, say 1.5%. डॉक्टर रविकांत, आपके पास आएंगे। कोविड ने हर किसी को अपनी रणनीति और लाइफस्टाइल बदलने के लिए मजबूर किया है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स की बात करें, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अतिरिक्त सावधानियाँ रखी जाती हैं। अगर स्टाफ की बात करें, नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी बात करें, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है हर जगह। आपसे पूछना चाहूँगी किस तरीके के एहतियाती कदम वहाँ पर उठाए गए हैं, किस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पर चलाए जा रहे हैं? हम लोगों ने 3 चीजों पे बहुत जोर दिया है। पहला हमारा डिवीजन, पूरा एक डिवीजन है, इट्स कॉल्ड सीपीडी डिवीजन, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिवीजन। सीपीडी डिवीजन जो है सिक्योरिटी ऑफिसर से लेकर राइट अप टू फैकल्टी इंचार्ज सबको ट्रेन करता है, कैसे क्या चीज करना है, हाथ कैसे धोना है, पीपीई कैसे पहनना है, कैसे उतारना है। हम लोग ये देख रहे हैं पीपीई में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जब हो रहा है कि जब उसको उतार रहे हैं उस समय उतारने की उतावली है, जल्दबाजी है उस परेशानी से निकलने की। इसलिए हम लोगों ने एक रूल बनाया असिस्टेड डॉफिंग, कि जब आप उतारेंगे आप अपने आप नहीं उतारेंगे, आपको कोई मदद करेगा, आप हड़बड़ी में उस समय इन्फेक्ट हो रहे हैं। दूसरी बात हम लोगों ने देखा है कि जो मरीज आ रहे हैं इलेक्टिव सर्जरी के लिए, वो अक्सर ऑन एडमिशन तो नेगेटिव होते हैं RT-PCR पे, बट डे 5 पे पॉजिटिव हो जाते हैं और उसमें पूरी टीम इन्फेक्ट हो जाती है। और इसलिए हम लोगों ने नियम बनाया कि एक बार आप एडमिट हो जाएंगे तो डे 1 पे करेंगे, डे 5 पे टेस्ट करेंगे और तभी उसको इलेक्टिव सर्जरी में ले जाएंगे, वरना इलेक्टिव सर्जरी में नहीं ले जाएंगे। तीसरी बात है नर्सेज से लेकर सबकी एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग है। इट इज अ वीडियो एंड ऑडियो असिस्टेड ट्रेनिंग। अब बिल्कुल एक बहुत बड़ा लार्ज फोर्स है जो ट्रेनिंग में जुटा हुआ है। करीब करीब डेली 2 से 3 प्रोग्राम ट्रेनिंग के चलते हैं। एवरीवन इज बीइंग ट्रेन्ड। बट उसके बाद भी हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई ट्रेवल करके बाहर गया, कभी राजस्थान गया या रुड़की गया, वापस आया, ही ब्रिंग्स, उससे उसका रूम पार्टनर भी इन्फेक्ट हो जाता है, एंड दैट चेन गोज ऑन। सो वी हैव स्टिल मैनेज दैट शो, बट एंड ऑफ द डे आई वुड से दिस लार्ज इंस्टीट्यूशन has the capability to handle all of these things. Right. Final caller of the day is joining us from Gujarat. Usha ji is joining us. Welcome, ma'am, to the program. हाँ जी, I'm not from Gujarat, I'm from Himachal Pradesh. Oh, I was told so. Oh, welcome from. स्वागत है आपका. चलिए. हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी, मुझे लास्ट ईयर दिल्ली में ब्रोंकियल निमोनिया हुआ था, बट आई केम 4 months before here in Himachal Pradesh, and I am feeling quite all right. Should I take any precautions? जी, डॉक्टर रविकांत, आप देखिए, आपको पिछले साल निमोनिया हुआ था और आप ठीक हो गए, इसका मतलब है आपके शरीर में लड़ने की ताकत है, आप में फिट रहने की ताकत है। एक वो कहिए कि पहली पुरानी कहानी थी, लेकिन दोबारा होने पर आप ये मान सकते हैं कि आपके लिए चैलेंजिंग होगा। जैसे आपकी आवाज सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि आप जिसको कहिए मिडिल एज पे होंगे। आपको इस समय 2 चीजों का जरूर सावधान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग नंबर 1 एंड मास्क। जो आपके यहाँ विजिटर जो भी आए, बिना मास्क के आप किसी से बात नहीं करें, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो नाराज हो जाए, उसको आपको मास्क पहनाना बहुत जरूरी है। और आप जहां कहीं भी हैं, आप भी किसी के आगमन पे आप भी, अगर दोनों लोग मास्क पहन लें और दोनों लोगों के बीच में 6 फुट से ज्यादा का डिस्टेंस हो जाए, आप समझ लीजिए कि सेफ्टी की गारंटी है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया सिस्टम यही रहेगा, मास्क हमेशा पहने, जो भी विजिटर है उससे 6 फुट का डिस्टेंस रखें, वेल वेंटिलेटेड रूम हो, जहां तक कोशिश करें बाहर आंगन में या बरामदे में बातचीत करें, कमरे में बातचीत ना करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविकांत आपका। उषा जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, इसकी उम्मीद करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर CP भेसोरा, डॉक्टर SN पांडे जी, DM चंपावत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को विस्तार से कोविड संक्रमण से बचने की जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टर स्पीक में आज बस इतना ही, लेकिन कल फिर आएंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। Take good care of yourself, stay safe. नमस्कार।